हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में है वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8 विषय विज्ञान का नमूना प्रश्न पत्र पूरे हल के साथ, संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में पेपर को देखेंगे। अवधि मिलेगी 2 घंटे 30 मिनट। पेपर को करने के लिए आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का। पूर्णांक रहेगा 80 अंक का। 80 अंक का ये पेपर आएगा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। अपूर्ण दहन यानी पूरी तरह से कोई ईंधन जल नहीं पाता है, उससे कौन सी विषैली गैस बनती है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 उत्तर दिए हुए हैं। एक उत्तर सही है जिसे आपको उसके सामने कोष्टक बना हुआ है उसमें लिखना है। पहला उत्तर है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा से कार्बन डाइऑक्साइड, द है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर है द कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न संख्या 2, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है। लिक्विड ईंधन, जिससे रोटी पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, ऐसा लिक्विड ईंधन कौन सा है, सभी जानते होंगे। ए एलपीजी, ब सीएनजी, से कोयला या द पेट्रोल। सही उत्तर है ए एलपीजी। एलपीजी गैस, जो गैस का सिलेंडर है रसोई में, उसमें लिक्विड गैस भरी हुई होती है, द्रव गैस, जिससे हम रसोई में ईंधन के काम में लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। ए कागज का पुनः उपयोग, ब कागज का पुनः चक्रण, से कागज की बचत करना या द उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है द उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, आवृत्ति का मात्रक है। ए सेकंड, ब मीटर, से हर्ट्ज, द न्यूटन। सही उत्तर है से हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। 5वां प्रश्न, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। ए टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, ब औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, से वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना या द उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है द उपर्युक्त सभी। ये सारे के सारे जो ए ब और से सुझाव हैं हम अपने मित्र को देंगे। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, जिसमें से विद्युत प्रवाहित होती है। ए रबड़, द एल्यूमिनियम, से लकड़ी या द प्लास्टिक। सही उत्तर है ब एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 7, गैस बर्नर, लकड़ी का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। ए क्रोमियम चमकदार होती है, ब यह संचारित नहीं होती है, से यह खरोंचों का प्रतिरोध करती है या द उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है द उपर्युक्त सभी। क्रोमियम चमकदार भी होती है, यह संचारित भी नहीं होती और यह खरोंचों का प्रतिरोध भी करती है। प्रश्न संख्या 8, अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। ए प्लास्टिक का स्केल, ब फूला हुआ गुब्बारा, से तांबे की वस्तु या द ऊनी स्वेटर। सही उत्तर है से तांबे की वस्तु। तांबे की वस्तु को हम आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 9 से लेकर 12 तक 2-2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 9, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। शब्द दे रखे हैं, मोट, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र, रहट। ये साधन दे रखे हैं सिंचाई के। इनमें कुछ तो ऐसे साधन हैं जो पारंपरिक हैं, पुराने हैं, और कुछ ऐसे साधन हैं जो इस समय आधुनिक साधन हैं। वो हम इनको सारणी में लिख देते हैं। उत्तर
पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन। पारंपरिक साधन में पारंपरिक साधनों को लिखेंगे, आधुनिक साधनों में आधुनिक साधनों को लिखेंगे। तो पारंपरिक साधन कौन से हैं? पहला मोट, दूसरा ढेकली, तीसरा रहट। आधुनिक साधन कौन से हैं? पहला ड्रिप तंत्र, दूसरा छिड़काव तंत्र। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में है प्रश्न संख्या 10। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? उत्तर, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में हम सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु एवं कवक इत्यादि का उपयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 11। एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, एलपीजी का नाम होता है पूरा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड को द्रवित कहते हैं, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस हो गया। सीएनजी का नाम है कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रश्न संख्या 12। खिलाड़ी कीलदार जूते अर्थात स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? उत्तर, कीलदार जूते अर्थात स्पाइक्स का घर्षण बढ़ जाता है और ये फर्श पर पकड़ मजबूत बना लेते हैं। इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती। इसी वजह से खिलाड़ी स्पाइक्स का उपयोग करते हैं या पहनते हैं। प्रश्न संख्या 13। मिलान कीजिए। यहाँ ए, बे, से और दे इनको मिलान करना है 1, 2, 3 और 4 से। तो ए में है रासायनिक उर्वरक, इसको मिलान करेंगे यूरिया एवं सुपरफास्फेट। कार्बनिक खाद को मिलान करेंगे पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप अवशेष, पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं या पशु का अपशिष्ट या गोबर वगैरह, ये है कार्बनिक खाद में। खरीफ फसल में आएगा चावल और मक्का। थ्रेशिंग का मतलब है अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। इस तरह से इनको मिलान कर देंगे। प्रश्न संख्या 14। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। 4 अंक के प्रश्न हैं। उत्तर, राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों जैसे सेम और मटर की ग्रंथिकाओं में रहते हैं जो सहजीविता कहलाते हैं। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाता है। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य/असत्य लिखिए। 4 कथन हैं, एक अंक के कथनों को बताना है ये सही है या गलत है। क, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने के संसाधन हैं। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने के संसाधन हैं, बिल्कुल ये समाप्त हो सकते हैं, लिमिटेड हैं, इसलिए ये कथन सत्य है। ख, कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन हैं। ये गलत है क्योंकि कोयला और पेट्रोल भी समाप्त होने वाले संसाधन हैं, कभी ना कभी ये समाप्त हो जाएंगे। ग, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। बिल्कुल सही है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। घ, पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है। ये कथन सही है। प्रश्न संख्या 16। दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर लिखिए। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, जबकि ज्वाला यह दहन के समय वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। दूसरा, इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि ज्वाला में इससे कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 17। निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। ए, रेड डेटा पुस्तक, ब, जैव विविधता। रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तकें हैं। दूसरा है जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। प्रश्न संख्या 18। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए।
रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 4 प्रश्न हैं 18 में, एक एक अंक के, कुल मिलाकर 4 अंक का ये प्रश्न है। शब्द दे रखे हैं द्विखंडन, हाइड्रा, जरायुज, अंडप्रजक, संलयन, निषेचन। अमीबा रिक्त स्थान द्वारा जनन करता है, यहाँ द्विखंडन आ जाएगा। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है, यहाँ रिक्त स्थान में निषेचन आ जाएगा। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें रिक्त स्थान जंतु कहते हैं, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा जरायुज। मुकुलन द्वारा जनन रिक्त स्थान में होता है, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा हाइड्रा। प्रश्न संख्या 19, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। उत्तर, दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है, ये हो गया दाब का सूत्र। इस प्रकार दाब तथा बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जितना अधिक दाब लगाया जाएगा उतना ही अधिक बल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जितना अधिक बल होगा उतना ही अधिक दाब उत्पन्न होगा। प्रश्न संख्या 20, उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे है। 4 अंक का प्रश्न है। उत्तर, घर्षण शत्रु है क्योंकि पहला, घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफ़ी मात्रा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यर्थ चली जाती है। दूसरा, घर्षण बल वाहनों जैसे बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज, रॉकेटों आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता है। तीसरा, घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। घर्षण मित्र है क्योंकि घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता देता है। दूसरा, कागज की सतह व पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। तीसरा, ब्रेक लगाने पर वाहन के पहियों एवं सड़क के मध्य बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। 2-2 अंक के 2 प्रश्न हैं प्रश्न संख्या 21 में। सुचालक पदार्थ। सुचालक पदार्थ वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। उत्तर, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 22, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। 4 अंक का प्रश्न है। नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए सुझाव। नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा सुझाव है, अपने नेत्रों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 23, 8 अंक का प्रश्न है। सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखने हैं। बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए। मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें 4 अंक का है। और 2-2 अंक के प्रश्न हैं। का उत्तर देख लेते हैं। सड़क पर बनी काली और सफ़ेद पट्टी बनी होती हैं, उन्हें जेब्रा लाइन कहते हैं। सड़क पार करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। ये नियम है सड़क सुरक्षा से संबंधित पहला नियम। दूसरा, वाहन चलाते समय ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए। लाल बत्ती ट्रैफिक रुकने का संकेत देती है। हरी बत्ती ट्रैफिक के चलने का संकेत देती है, जबकि पीली बत्ती सावधानीपूर्वक सोच समझकर चलने का संकेत देती है। है बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर। बाह्य निषेचन
दोनों व्यष्टि युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं और भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है, उदाहरण के लिए मेंढक। आंतरिक निषेचन में क्या होता है? नर मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है। भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है, उदाहरण मनुष्य, पशु, शार्क, पक्षी आदि। स है मानव कर्ण का नामांकित चित्र। प्रश्न संख्या 23 में अथवा में प्रश्न और है। यदि आपको इनमें से जो भी प्रश्न ढंग से अच्छी तरह से आता है वही प्रश्न करना है। अथवा वाले प्रश्नों में एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो दूसरा प्रश्न है, दूसरे में भी ए, बे, से 3 प्रश्न हैं। ए, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बे, अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। से, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 2 उपाय लिखिए। 23वें प्रश्न का अथवा वाले प्रश्न का ए, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप दोपहिया वाहन स्कूटर, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट लगाएं, या 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तीसरा जो बात है ध्यान रखने की वो ये है कि चौराहे पर लाल बत्ती होने पर हमेशा रुकना चाहिए। जब भी लाल बत्ती हो जाए ट्रैफिक लाइट, तब हमें वहाँ रुकना चाहिए। ब है अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, बडिंग। हाइड्रा तथा ईस्ट में अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। ये चित्र है हाइड्रा में मुकुलन। से, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 2 उपाय लिखिए। उत्तर, शोर अथवा ध्वनि प्रदूषण कम करने के उपाय हैं। पहला उपाय है रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आदि की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। दूसरा उपाय है सड़कों तथा घरों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। प्रश्न संख्या 24। ए, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है? बे, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 4 अंक के ए और बे हैं, इनके उत्तर देख लेते हैं। ए, संतुलित आहार। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। भोजन में उपस्थित आवश्यक पोषक पदार्थ शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ब, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है यह सत्य है कि बल लगाने से वस्तु की आकृति परिवर्तित हो सकती है। जैसे यदि हम एक फूले हुए गुब्बारे को हथेलियों के मध्य दबाएं तो उसकी आकृति बदल जाती है। रबड़ की गेंद को दबाने पर भी उसकी आकृति बदल जाती है। अथवा के अंदर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 का अथवा वाला प्रश्न है। अथवा वाले प्रश्नों में सिर्फ एक प्रश्न ही आपको करना है जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से आता है। ए, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। और ब है, द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा समझाइए। उत्तर, ए का उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जनन ग्रंथियाँ, अंडाशय व वृषण की। चित्र को देखेंगे। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति सामने दिए गए चित्र में दिख रही है। 24वें प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न का ब,
द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा समझाइए। उत्तर, द्रव बर्तनों की दीवारों पर दबाव डालता है। इसे एक प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। प्लास्टिक की एक बोतल लेकर उसके पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि जोड़ के पास से पानी रिसे नहीं। कांच की नली को मुंह को एक पतली रबड़ की शीट से बंद कर देते हैं। अब बोतल को पानी से आधा भरते हैं। हम देखते हैं कि कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट फूल जाती है। रबड़ की शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी अर्थात जो द्रव है बर्तन की दीवारों पर भी दबाव डालता है। ये चित्र दिख रहा है आपको सामने, द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता हुआ। प्रश्न संख्या 25, 8 अंक का प्रश्न है। ए और ब 2 प्रश्न हैं इसमें, 4-4 अंक के। तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए। यह किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। ब है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाइए। दोनों को देख लेते हैं। प्रश्न 25 के ए का उत्तर है, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की एक छड़ स्थापित की जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा के रखते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश की जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, जिसे भवन को कोई क्षति नहीं होती। इस वजह से भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जब तड़ित या बिजली गिरती है तो वो उस छड़ में से, जो लोहे की धातु की छड़ है, उसमें से बिजली जमीन में चली जाती है। चित्र आपने देख लिया है, वापस दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा चित्र है। प्रश्न का ब है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाइए। उत्तर, प्रकाश का परावर्तन निम्न 2 प्रकार का होता है। नियमित परावर्तन पहला है, जब प्रकाश किसी समतल चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण पर आपतित होता है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका चित्र देख लीजिए नियमित परावर्तन का। दूसरा है विसरित परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे सतह पर आपतित होती है तो ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। इसे विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणों का ये चित्र आपको दिख रहा है। 25वें प्रश्न में अथवा में प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये अथवा वाला प्रश्न है। उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। 25वें प्रश्न में ही अथवा वाले प्रश्न में ब है, परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर समझाइए। परावर्तन के दोनों नियम लिखिए। दोनों के उत्तर देख लेते हैं। ए का उत्तर है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसे एक प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। 2 गुब्बारे फुलाकर उन्हें इस प्रकार लटकाते हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श न करें। दोनों गुब्बारे एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर दूर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों गुब्बारों को एक ही प्रकार के ऊनी कपड़े से रगड़ा गया था, जिससे उन पर समान आवेश आ जाता है और वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ये समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका चित्र देख लीजिए। ब, परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर समझाइए। परावर्तन के दोनों नियम लिखिए। उत्तर, 2 माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह से प्रकाश ऊर्जा स्पर्श कर या टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस परिघटना को परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश माध्यम को नहीं बल्कि मार्ग को बदल लेता है। परावर्तन के नियम। पहला नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है, आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं।